बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है पॉइसल्स इक्वेशन, जिसको यूज करके हम विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ना किसी भी लिक्विड की मेजर की जा सकती है। फार्मूले की ये डेरिव शक्ल है कि पीटा इज इक्वल टू पाई पी टी आर की पावर 4/8 VL। ये ऐसे है कि एक हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, कैनाल है, जिसमें से हम लिक्विड को फ्लो करवा रहे हैं। पी उस पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसके तहत वो लिक्विड फ्लो कर रहा है। टी उसका टाइम है उस खास लेंथ में से गुजरने का। आर उस कैपिलरी ट्यूब जो आपकी है उसका रेडियस है। वी वॉल्यूम है लिक्विड का जो उस कैपिलरी ट्यूब में से टी टाइम में पास हुआ है। और एल उस कैपिलरी ट्यूब की लेंथ है। ये वाले फैक्टर की वैल्यूज हम अगर पुट करें तो विस्कोसिटी जो है ईटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। अच्छा, पहले पॉइंट ये है कि इस इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें पहली है कि आप ये इक्वेशन लिक्विड्स पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, वो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो स्लो हो और स्टेडी हो, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हो। और तीसरा, वो स्टीम लाइन उसका हो। स्टीम लाइन का अपोजिट होता है टर्बुलेंट। ये जो अगले पैराग्राफ के आखिरी वर्ड लिखा हुआ है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, दीवारों से टकरा रहा है फिर आके टकरा रहा है, इस तरह जो मूव कर रहा है उसे टर्बुलेंट कहते हैं। स्टीम लाइन होता है जो बिल्कुल सीधा एक ही लाइन में मूव करके जा रहा होता है, उसको हम स्टीम लाइन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन तीन, एक लिक्विड हो, दूसरा फ्लो उसका स्लो और स्टेडी कांस्टेंट हो, और तीसरे नंबर पे स्टीम लाइन फ्लो हो, टर्बुलेंट फ्लो ना हो, तो ये इक्वेशन आपकी वैलिड है और आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, स्टीम लाइन फ्लो रखने की एक कंडीशन ये भी है कि आप वो कैपिलरी का जो डायामीटर है वो बहुत संभाल ले लें। जितना डायामीटर आप छोटा लेंगे तो मालिक्यूल को इधर उधर जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वो एक ही लाइन में चलते रहेंगे और स्टेडी मूव। लेकिन अगर आप डायमीटर बड़ा कर देंगे तो फिर मालिक्यूल दीवारों से भी टकराएंगे, टकरा के फिर वापस अंदर की तरफ भी आएंगे, तो जो बाकी मालिक्यूल चल रहे हैं उनके रास्ते में आके वहां भी रुकावट बनने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए डायमीटर जितना छोटा होगा उतना फ्लो आपका स्टेडीली चल जाता है, वो स्टीम लाइन फ्लो यानी हमारा बन जाता है। अच्छा, अब अगला पॉइंट है कि आपका जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन है या टर्बुलेंट है। इसका अंदाजा लगाने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, जिसे रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू 2R V/D/ईटा। आर से मुराद कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, और वी बार से मुराद वेलोसिटी है लिक्विड की जो उसकी कैपिलरी में से गुजर है, एवरेज वेलोसिटी। डी जो है वो डेंसिटी हो गई लिक्विड की, और ईटा विस्कोसिटी होगी। तो वैल्यूज पुट करके अगर आपका आंसर 2000 से लेस या इक्वल हो तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। अगर 4000 से ऊपर जाए तो आंसर आपका, तो फिर हम उसे टर्बुलेंट फ्लो का नाम देते हैं। अच्छा, ये जो आपने अभी फार्मूला पढ़ा है पॉइसन इक्वेशन वाला, ये है कि डायरेक्ट आप फार्मूला लगा के विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, के डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं यहाँ प्रॉब्लम हमारे पास है। वो क्या प्रॉब्लम है कि इसी इक्वेशन के जो कई फैक्टर हैं, जैसे पी है, आर है, वी है, वो हमारे लिए मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। ज्यादा फैक्टर जो है ना मेजर करना मुश्किल जो है वो यही है। आर तो आप इजिली, कैपिलरी ट्यूब मैंने रखी है तो उसके रेडियस का मुझे पता है, उसकी लेंथ का पता है, ये मुझे लिए इजी है। पीछे से प्रेशर अगर मैं कोई दे रहा हूँ तो प्रेशर को भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, वो भी मेरे पास हैं इंस्ट्रूमेंट्स वो प्रेशर। लेकिन ये जो टाइम ऑफ फ्लो और वॉल्यूम है, अब एक खास कैपिलरी ट्यूब की लेंथ है, उसमें से लिक्विड आ रहा है, तो किस वक्त मैं गिरना उसका टाइम स्टार्ट करूं और किस वक्त खत्म करूं। वो लिक्विड तो चलता जा रहा है मुसलसल, तो पता नहीं चलेगा उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग का। इसी तरह वॉल्यूम कितना पास हुआ है उस टाइम के अंदर, और वो भी मेरे लिए पता चलाना थोड़ा मुश्किल है। तो टी और वी के फैक्टर जो है वो जरा उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, तो हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी नहीं निकाल पाते। तो फिर हम उसका हाल यही करते हैं कि हम रिलेटिव विस्कोसिटी ले लेते हैं, एक लिक्विड की विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। जैसे पानी को ले लें रेफरेंस लिक्विड के तौर पे, तो उसके रिस्पेक्ट से हम विस्कोसिटी को फाइंड कर लेते हैं। अब जैसे रिलेटिव विस्कोसिटी को फाइंड करने के लिए ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर यूज होता है। ये आपने थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल भी किया था फिजिकल केमिस्ट्री में। ये विस्कोमीटर था जिसमें ये लोअर बल्ब को हम पहले लिक्विड से फिल कर लेते हैं, फिर हम यहाँ टी ट्यूब से उसको सक करते हैं, ऊपर एक्स तक ले आते हैं,
फिर उसको छोड़ते हैं तो एक्स से वाई तक जाने का उसका टाइम ऑफ फ्लो हम टी जो है वो नोट कर लेते हैं। और फिर ये फार्मूला हमारे पास है, ईटा 1/2 इज इक्वल टू D1/D2 इंटू T1/T2। जो वन वाले हैं ये आपके उस लिक्विड के पैरामीटर है, और टू वाले जो है वो रेफरेंस लिक्विड के पैरामीटर है। टाइम ऑफ फ्लो तो आपको ये एपेटस ऑस्वाल्ड विस्कोमीटर ही बता देगा। डेंसिटी D1 D2 आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल की मदद से निकाल सकते हैं, जैसे आप सरफेस टेंशन के लिए निकाली थी। और ईटा 1 आपने फाइंड करना, ईटा 2 आपका रिलेटिव है, उसकी विस्कोसिटी हमारे पास लिटरेचर में मौजूद है, तो वैल्यूज पुट करके हम अननोन लिक्विड की विस्कोसिटी फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट है जी, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन लॉन्ग में भी बन जाता है और इसके ऊपर एमसीक्यू भी काफी बन जाते हैं, कि विस्कोसिटी का रिलेशनशिप है मुख्तलिफ फैक्टर जो 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 विस्कोसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। उसमें पहला फैक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अरेंजमेंट का, कि मालिकूल्स अरेंज कैसे हैं, कैसे मौजूद है। उसमें पहला पॉइंट हम ये लिख देते हैं कि जनाब होमोलोगस सीरीज जो है अल्केन अल्कीन अल्काइन में देखें तो जैसे जैसे आप नीचे मूव करते हैं CH2 वगैरह, नंबर CH2 ग्रुप बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ती जा रही हैं, तो विस्कोसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो दूसरे नंबर पे आप लिख दें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी एग्जांपल वाटर और एथेनॉल आ सकती है। ये बस ये पॉइंट इसके अंदर भी मर्ज किया जा सकता है पहले पॉइंट के साथ भी। तीसरे नंबर पे है एसोसिएटेड और नॉन एसोसिएटेड लिक्विड, वो लिक्विड जिनकी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग हो उन्हें हम एसोसिएटेड बोलते हैं, जिनमें वीक हो उनको नॉन एसोसिएटेड बोलते हैं। जैसे टेबल में आपको नजर आ रहा हो ग्लाइसिरोल की वैल्यू हाईली एसोसिएटेड है, ग्लाइकोल उससे कम है, और वाटर जो है वो उससे भी कम है। उसकी वजह भी आपको पता है, ग्लाइसिरोल का स्ट्रक्चर आप देखें ना तो इसमें 3 कार्बन है और हर एक के साथ एक एक OH लगा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्रिएट हो जाती है। ग्लाइकोल में 2 कार्बन है और हर एक के साथ एक एक OH लगा हुआ है, और वाटर में आपको पता है HOH होता है। तो इनमें ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो हाईली एसोसिएटेड या उससे लेस एसोसिएटेड थोड़े बन जाते हैं। और जो बेंजीन है, टालोइन है, एसीटोन है, जो नॉन पोलर टाइप बन जाते हैं तो वो अनएसोसिएटेड कहलाते हैं, तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमजोर हैं। अच्छा, अब वो यहाँ तीसरे पॉइंट में आप बताएंगे कि सर जो एसोसिएटेड है उनकी विस्कोसिटीज बहुत ज्यादा है, जो नॉन एसोसिएटेड है उनकी विस्कोसिटीज बहुत कम है। हमारे पास एक फार्मूला भी है ये पता चलाने के लिए कि ये एसोसिएटेड लिक्विड है कि नहीं है। उसके लिए D/M डेंसिटी लिक्विड की, मोलर मास और ईटा विस्कोसिटी इंटू 10। तो आंसर 40 और 60 के दरमियान या हो, ये इससे नीचे हो तो हम कहते हैं ये नॉन एसोसिएटेड है। लेकिन जो एसोसिएटेड होते हैं उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा आती है, 60 से काफी बड़ा आंसर आ रहा होता है। SI यूनिट में ये फार्मूला है। और अगर आप CGS सिस्टम, C से मुराद सेंटीमीटर, G से मुराद ग्राम और S से मुराद सेकंड। SI यूनिट में आपको पता है ना, सेंटीमीटर की जगह मीटर आ जाता है, ग्राम की जगह किलोग्राम आ जाता है सिस्टम इंटरनेशनल में, और CGS में यही यूज हो रहे हैं। तो अगर इसको रखें तो फिर ये फार्मूला ये बन जाता है, D/M इंटू ईटा इंटू 10⁶ के हिसाब से। तो इसकी वैल्यूज हमारे पास वो जो निकलेंगी 40 से 60 का आंसर जो आएगा। अब देखें ना, जैसे ये ग्लाइसरोल हाईली एसोसिएट लिखा कि इसकी वैल्यू 60 के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाई बन जाती। ठीक हो गए, थर्ड हो गए। चौथा पॉइंट है ईट विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द चेन, कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी चेन बड़ी होती जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे तो विस्कोसिटी भी ज्यादा हो जाती है। पांचवा है स्टेट चेन के लिए विस्कोसिटी जो है वो ग्रेटर है ब्रांच की निस्बत से। आइसोमर हो, जैसे एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को कंपेयर करें तो जो एक दूसरे के आइसोमर भी हैं तो नंबर ऑफ एटम तो सेम है, लेकिन जो स्टेट चेन वाले हैं उनकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ब्रांच वालों की कम है। उसकी रीजन आप ये समझ सकते हैं कि जो स्टेट चेन वाले हैं वो साथ साथ जुड़ जाते हैं, उनके दरमियान गैप्स कम है। और जो ब्रांच वाले हैं उनमें आपको पता है एक स्टेट के ऊपर एक आध ऊपर ग्रुप लगा हो तो दूसरा मालिक्यूल जब आके साथ जुड़ेगा तो वो बिल्कुल साथ नहीं जुड़ सकता, ब्रांच की वजह से दरमियान में गैप्स रह जाएंगे। तो उनकी आपस में फिर इंटर मालिकुलर स्पेसिस काफी आ जाती हैं, जिसकी वजह से इंटर मालिकुलर फोर्सेस कमजोर पड़ जाती हैं। इसी वजह से ब्रांच वालों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं,
स्टेट चेन वालों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं कि वहाँ फोर्सेस ज्यादा आ रही हैं, और इसी विस्कोसिटी भी फिर उनकी स्टेट चेन वालों की ब्रांच की निस्बत से ज्यादा आ जाती है। और छठा पॉइंट है जिसमें हम लिखता है कि ट्रांस आइसोमर और सिज आइसोमर को कंपेयर करें तो जो ट्रांस आइसोमर है इसकी विस्कोसिटी सिज आइसोमर की निस्बत से ज्यादा होती है। अच्छा, इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें ना अगर आप फोर्सेस को, तो उसमें तो हमें पता है कि जो ट्रांस है उसमें डायपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट कैंसल आउट हो जाती हैं, फोर्सेस जरा वीक हो जाती हैं, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अमूमन ट्रांस आइसोमर के कम होते हैं, सिस आइसोमर के ज्यादा होते हैं। और लेकिन एक और फैक्टर भी है जो विस्कोसिटी में मैटर कर सकता है कि मॉलिक्यूल्स के जो ऊपर जो शेप्स है ना, वो जब एक दूसरे के साथ चलते हैं तो जैसे एक गोल गोल मॉलिक्यूल्स हो तो वो एक दूसरे में फ्रिक्शन कम करेंगे, और अगर जिनके बाजू टांगे निकली हुई हो तो वो जब मारेंगे चलेंगे एक दूसरे के साथ तो एक दूसरे को वो रेजिस्टेंस ज्यादा शो करेंगे। तो शक्ल जो है ना वो मैटर कर सकती है। तो उसमें फिर ये पॉइंट आता है कि जो ट्रांस वाले हैं इसमें चूंकि एक ग्रुप बड़ा ग्रुप एक तरफ और दूसरा बड़ा ग्रुप उसी तरह का डबल बॉन्ड की दूसरी तरफ है, सिज में दोनों एक ही तरफ आ जाते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड पे आ जाते हैं। तो इस वजह से सिज आइसोमर में हम कह सकते हो सकता है कि वो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जो ट्रांस है उसमें अपोजिट होने की वजह से जो रेजिस्टेंस थोड़ी उसकी शक्ल की वजह से ज्यादा हो जाती है, इस वजह से उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और लास्ट पॉइंट है रियोकॉर का, जैसे पैराकॉर वैल्यू है उसी तरह रियोकॉर वैल्यू भी है जो विस्कोसिटी को डील करती है। पैराकॉर में आपको याद होगा M/D के साथ गैमा था और उसकी पावर 1/4 थी, और विस्कोसिटी में हमारा जो है ईटा है उसकी पावर 1/8 आ जाती है। तो ये रियोकॉर की वैल्यू कहला, ये भी उसी तरह पैराकॉर की तरह एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव दोनों प्रॉपर्टीज रखता है, और ये भी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिफरेंट वैल्यूज उसने दी हैं रिकॉर्ड के मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए कि इनको हम यूज करके कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और लास्ट है जी मेजरमेंट ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर की मोलर मास निकालनी हो तो उसमें भी हमारे हेल्प ये विस्कोसिटी कर देती है। वो किस वे में करती है कि ये फार्मूला है ईटा इंट्रिंसिक इज इक्वल टू के एम की पावर ए। के और ये स्मॉल ए दोनों कांस्टेंट हैं, एम मोलर मास है जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं, और ईटा इंट्रिंसिक ये इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है उस पॉलीमर की, जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो एम की वैल्यू निकाली जा सकती है। अच्छा, अब ईटा विस्कोसिटी कैसे फाइंड करनी है उसका भी एक तरीकेकार है। तो उससे पहले के और ए जो दोनों कांस्टेंट हैं ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और पॉलीमर पे, पॉलीमर की नेचर क्या है और पॉलीमर का जिस सॉल्वेंट में आपने सोल्यूशन बनाया उस सॉल्वेंट की नेचर क्या बनती है। ए जो फैक्टर है इन दोनों में से ए जो है वो डिपेंड करता है पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स की शेप के ऊपर, कि अगर वो रैंडम कॉइल्ड हैं जिस तरह ये कॉइल की शक्ल में रैंडमली हैं तो फिर ए की वैल्यू 0.5 है, अगर रॉड लाइक हैं सीधे तो फिर 2 है, और अगर सफेरिकल है इस तरह तो फिर उसको वैल्यू ए की वैल्यू 0 ली जाती है। और के जो है वो दूसरा कांस्टेंट हो गया जो सॉल्वेंट और पॉलीमर की नेचर को देखते हुए डिसाइड होता है, वो लिटरेचर में हमारे पास वैल्यूज हैं वो हम वहां से ले सकते हैं। अब रहेगी बात ईटा इंट्रिंसिक कैसे फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे, उसका तरीकेकार है हमारे पास ये है कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज अ लिमिटिंग विस्कोसिटी। कौन सी विस्कोसिटी लिमिटिंग, कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ द पॉलीमर बिकम जीरो, कि जीरो कंसंट्रेशन पॉलीमर की हो तो उस वक्त जो लिमिटिंग विस्कोसिटी बनती है उसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का। वो हमें ग्राफ से निकालनी पड़ती है। ग्राफ से कैसे निकलेगी कि हम एक क्वांटिटी लेते हैं ईटा SP, ये बराबर है ईटा माइनस ईटा नॉट ओवर ईटा नॉट। ईटा नॉट जो है वो प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी को शो कर रहा है, और ईटा जो है पॉलीमर और सॉल्वेंट का जो आपने सोल्यूशन बनाया हुआ है उसकी विस्कोसिटी को शो कर रहा है। तो इनकी वैल्यूज पुट करके आप ईटा SP निकाल सकते हैं, ठीक होगा, मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के ऊपर हम यानी सोल्यूशन जो बनाएंगे पॉलीमर का सोल्यूशन सॉल्वेंट में वो मुख्तलिफ कंसंट्रेशन पे बनाएंगे, तो ईटा SP आपका वो उसके हवाले से चेंज होता जाएगा डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन। अच्छा, हमने जो ग्राफ बनाना है उसमें हमने ये ग्राफ ऐसा बनाना है, इसको ये थोड़ा सा है इसको मैं चेंज करता हूँ क्लियर वाला ना, ये ग्राफ बनाया हुआ। अब इसमें देखें ना कि आपका एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन है,
वाई एक्सिस पे आपने ईटा एस पी ओवर सी को लिया हुआ है, जो यहाँ नीचे भी शो किया हुआ है। और अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है, वो पहले ही रुक जाता है, उसके बाद हम उसको डॉट के साथ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, तो ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है, उस ईटा एस पी ओवर सी की जो वैल्यू बनती है उसको हम कहते हैं ईटा इंट्रिंसिक। और वो हम इस फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं, लास्ट वाले में, इसमें, ये इसमें ईटा इज इक्वल टू के एम की पार ए और के कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ईटा इंट्रिंसिक की वैल्यू आ गई, तो एम जो मोलर मास ऑफ द पॉलीमर है वो हम फाइंड कर सकते हैं।